रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम देखेंगे लुक ईस्ट, यानी पूर्व की ओर देखो। तो आप ये कहोगे पूर्व की ओर देखो का मतलब पूर्व में है कौन, कहाँ देखना चाहते हैं, यानी कहाँ देखें, पूर्व का मतलब कहाँ होता है। तो बच्चों, जब कहते हैं लुक ईस्ट, जो अभी बन गया है एक्ट ईस्ट, और अंतर भी आपको बता देंगे। लुक ईस्ट, और अभी लुक ईस्ट बन गया है एक्ट ईस्ट, अंतर भी आपको बता देंगे। और सवाल है कि लुक ईस्ट ये पॉलिसी हमने चलाई 1992 में। इसका मतलब बच्चों, जो अगर हम देखा पूर्व की ओर देखो, इसका मतलब है कहाँ देखें, वेयर। इसका मतलब कहाँ देखा जाए, लुक ईस्ट का मतलब कहाँ देखा जाए। तो बच्चों, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों में। लुक ईस्ट का मतलब कहाँ देखना है, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों में जो आसियान के भी मेंबर हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, जो बना 67 में। तो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश कौन है। अब बच्चों आपको याद है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंपोशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार। तो ये 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में है। तो लुक ईस्ट का मतलब है किधर देखना है, साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन बच्चों का थोड़ा सा और, इसका मतलब है दीज आर मेंबर्स ऑफ, और यही 10 देश आसियान के मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और बना रखा है, आर्थिक सहयोग होता है। तो सवाल है कि पूर्व की ओर देखो मतलब कहाँ देखें, दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों में। लेकिन आप कहोगे सर पूर्व की ओर तो, यानी जैसे पूर्व देखोगे म्यांमार दिखेगा, जैसे हमारे पूर्व में नॉर्थ ईस्ट दिखेगा। लेकिन क्या पूर्व में म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया यही है। सही मायने में जापान भी तो पूर्व है, बांग्लादेश भी तो पूर्व में दिखता है। इसे जब एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, और अब जापान के आगे चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, ये भी पूर्व में है। दक्षिण कोरिया, ये भी पूर्व में है। तो पूर्व का देखो का मतलब है सेंट्रल पॉइंट तो आसियान है, पूर्व के देखो का कोर, कोर आसियान है, एंड सेंट्रल पॉइंट इज आसियान ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन उसके साथ जो एक्सटेंडेड मीनिंग है, क्योंकि इसको अगर पूर्व का थोड़ा विस्तार कर दिया जाए, पूर्व का थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया जाए, पूर्व का थोड़ा विस्तार कर दिया जाए, एक्सटेंशन कर दिया जाए, तो दोस्तों इसमें कौन आएगा, दक्षिण कोरिया भी आ जाएगा, साउथ कोरिया। इसमें कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब आ जाएंगे, सब पूर्व में आ जाएंगे। तो जापान भी, जापान को तो हमने अलग से देख रखा है, कि जापान अलग से क्यों देखा बच्चों, महाशक्ति है। अब देखो, हम साउथ ईस्ट एशिया को रीजन के रूप में देखना चाहते हैं, और महाशक्तियों को हमने द्विपक्षीय रूप में देखा। अच्छा, पूर्व की ओर देखो की नीति को एक और भी नाम से व्यक्त कर सकते हो, यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड, सुदूरवर्ती पड़ोसी, यानी है तुम्हारे पड़ोसी में। अब सवाल ये है, अगर पूर्व की ओर देखो का मतलब ये है, तो क्यों देखा जाए, वाई वी शुड लुक ईस्ट। इसलिए बच्चों, पूर्व की ओर देखना, अब जरा इधर देख लो आप, अगर पूर्व की ओर देखो, ये पूरा आपका, ये पूर्व ही तो है, और म्यांमार तो पहले हमारा पार्ट ही था। और कहा भी गया, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो बच्चों, हमारा क्लासिकल सॉन्ग था पहले। इसका मतलब रंगून, अब रंगून का हमारा कितना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से पहले बर्मा, म्यांमार तो हमारा पार्ट था। अब म्यांमार अलग हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर पूरब की तरफ आप चले जाओ, तो आपको इधर थाईलैंड, इधर कंबोडिया, इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और कई बार तो अगर अंडमान निकोबार आइलैंड को देखोगे, ऐसा लगता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया से 150 किलोमीटर है, म्यांमार से यानी लगभग 50-60 किलोमीटर है, या 60 नॉटिकल माइल है, और इंडिया से तो 1200 नॉटिकल माइल है। अंडमान निकोबार आइलैंड तो इनके ज्यादा निकट है, और म्यांमार तो हमारे बॉर्डर को टच करता है। इसलिए बच्चों, पूरब क्यों देखा जाए, सवाल है कि पूरब क्यों देखा जाए, तो उसका आंसर बहुत स्पष्ट है। कहां देखा जाए, ये पूरब का मतलब क्यों देखा जाए, वाई वी शुड लुक ईस्ट। तो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, पूरब, अब जो ईस्ट आप देखोगे, आज की डेट में अगर 10 आसियान देशों की इकोनॉमी को मिला दिया जाए, उनका साइज लगभग $3 ट्रिलियन होता है। यानी आप याद रख लो, वाई पूरब, वाई ईस्ट।
क्योंकि ईस्ट क्या है, इट इज अ जोन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये आर्थिक समृद्धि का क्षेत्र है। जोन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये बच्चों आर्थिक समृद्धि का क्षेत्र है। जरा सोच के देखो, हमारे इतने बगल में होना और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होना, और कितनी बड़ी बात है बच्चों। उधर वेस्ट एशिया में आप देखोगे बड़े झगड़े, हम ईस्ट के बाद वेस्ट आएंगे, वेस्ट में झगड़ा है, टेंटा है, फिलिस्तीन तो ईरान तो एक ही वहां झगड़ा, हमास तो, लेकिन ईस्ट में से झगड़ा आप नहीं सुने होंगे। हाँ, ईस्ट में बात सच है कि थोड़ा सा ये आपका वियतनाम, आपका लोग लाओस, कंपूचिया, म्यांमार थोड़े प्रॉब्लम में है, और अभी म्यांमार में बड़ा संकट है, बड़े बड़े संकट। अब वहां पे घरेलू पॉलिटिक्स चल रहा है, तो घरेलू पॉलिटिक्स में संकट आ सकता है। संभव है कि कुछ लाओस, कंपूचिया जैसे देश, सिंगापुर जैसे ना हो, लेकिन सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है। साउथ कोरिया को याद है, 5 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक फैक्ट्री कहा जाता है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया के बारे में तो कहा जाता है दुनिया के जिस देश से वो ट्रेड करता है सबको घाटे में रखता है। चाइना भी व्यापार घाटे में है साउथ कोरिया से, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या लोगे आप? चाइना भी ट्रेड डिफिसिट कर रहा है साउथ कोरिया से, इसका सीधा एग्जाम्पल है। और अब जरा सोच के देखो दोस्तों, कई बार विचार का सवाल है कि हम इंडिया में एक भी स्टेट ऐसा नहीं बना पाए। अरे बच्चों, एक जमाने जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारे सामने सब पूर्व देश की कोई औकात थी? इनकी आजादी के लिए हमने संघर्ष किए थे, लड़ाइयां हमने की थी, लेकिन आज चेला चीनी हो गया और गुरु गुड़ ही रह गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कैसे ये सब पिछड़ गए, ये कैसे हम पिछड़ गए इस पूरी दौड़ में। तो उसके बाद आप देखोगे जोन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्क्रीन बंद कर दो। जोन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इसका मतलब है साउथ कोरिया, जापान मैंने बता ही दिया है, ताइवान सेमीकंडक्टर का सेंटर है। और आप देखोगे इसका मतलब है इनकी मिलाकर साइज अगर इकोनॉमी की बात की जाए 3 ट्रिलियन है। इसका मतलब अब इंडिया इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनके 10 देशों की पॉपुलेशन आप जोड़ दोगे, ये पॉपुलेशन आएगी आपकी 50 करोड़। अब समझ लो 10 देश एक तरफ मिलकर 50 करोड़ है, तो हमारी इकोनॉमिक साइज इनके बराबर है, लेकिन पॉपुलेशन इनके लगभग 1/3 है। इसलिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंडिया के कंपैरिजन में 3 गुना है, तब तो समृद्धि क्षेत्र माने ही जाएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और हमारे पड़ोस में, यानी सवाल है कि बगल में छोरा और गांव में ढिढोरा, बच्चों हमारे बगल में ही देखो, ये बात सच है कि यूरोप, बात ध्यान रखने की है कि यूरोप 2008 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस में है। हम हर चीज कंपैरेटिव देखते हैं कि भाई ईस्ट की तरफ क्यों देखा जाए, अरे भाई जहां पड़ोस होगा वहां व्यापार खर्च भी कम होगा। अब लैटिन अमेरिका आप जा सकते हो, लेकिन लैटिन अमेरिका से ट्रेड के खर्च कितने ज्यादा आएंगे, वहां प्रॉब्लम है। पता चला सामान भेज रहे हो 500 किलोमीटर कोई दूर, कोई सामान भेज रहे हो और मोहल्ले में ही आपका सामान बिक जाए, दोनों में फर्क तो है। और सीधी सी बात है, आसियान देश लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटेटिव है, हमारा सर्विस सेक्टर में डोमिनेंस है, हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक है, नजदीक भी है। और मेरे बच्चों, इसका मतलब है आज की डेट में, यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आर्थिक समृद्धि का मतलब है आसियान क्यों? क्योंकि व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। और हमारा आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार तो $100 बिलियन से ऊपर हो रहा है, तो ट्रेड के लिए। और चूंकि हम सस्ती वस्तुओं के निर्यातक होते हैं तो आसियान एक बड़ा मार्केट है। जबकि आप देखो चाइना आसियान के बीच का ट्रेड $600 बिलियन ज्यादा है, $600 बिलियन। दोस्तों ये चाइना का राज है आर्थिक समृद्धि का। चाइना जापान का ट्रेड है $400 बिलियन। तो चाइनीज, लेकिन देखो आप, जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अभी 8.2%, बच्चों चाइना 30 साल तक 10% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से बढ़ा है, तब वहां पे समृद्धि आई है। और भाई फौजी शासन तो ही है, आप जानते हो, तानाशाही यही है, क्योंकि वहां सबको बोलने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ इंडिया में जो कुछ भी नहीं जानता वो भी बोलने लगता है, भाई डेमोक्रेसी है, क्या कहोगे आप? हमको कहेगा हम ही सब कुछ जानते हैं, इकोनॉमिक ज्ञान हो ना हो, विदेश नीति की जानकारी हो ना हो, अब वो बोलेगा भाई डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तो फर्जी बातें तमाम फेक, अब गलत तथ्य दे देना, इसी डेमोक्रेसी में कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन आप याद रखो बच्चों, सही बात सही रहती है, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, गलत। सूरज निकला हुआ है, उसको कोई कब तक इनकार कर देगा कि नहीं निकला हुआ है? इसका मतलब इंडिया से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आसियान भी चाहेगा कि हमारे साथ उसका रिलेशन हो, हम भी चाहेंगे, इसे विन विन कंडीशन है। और आसियान के खास 7 बात, एक तो एक्सेप्शन अगर म्यांमार का आप निकाल दोगे तो वहां राज्यों के बीच संघर्ष नहीं होते, म्यांमार का मामला भी है, राज्यों के अंदर संघर्ष है। तो पहला, दूसरी बात क्यों है? और ये आर्थिक समृद्धि का क्षेत्र है, और स्वाभाविक रूप में इस पूरे एरिया में भारत का कल्चरल इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। अगर भाई बुद्धिज्म का प्रभाव है, भारत का कल्चरल इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। क्यों? थाईलैंड, म्यांमार, बुद्धिज्म, यहां तक कि इंडोनेशिया में आज भी आप देखोगे कि बाली आइलैंड में बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, और इंडोनेशिया में पूरा कल्चर हिंदुइज्म का है।
इंडोनेशिया का ऐसा देश है जहाँ 90% लोग इस्लाम को मानते हैं, उसके बावजूद वहाँ रामायण का मेंशन होता है। इसका मतलब पहले वहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव था, पहले वह हिंदू धर्म था। इसका मतलब है, और आज भी वहां सब इस्लाम को मानते हैं, उनकी उपासना पद्धति इस्लाम की है, लेकिन वो आज भी रामायण का मेंशन करते हैं। और इंडोनेशिया इंडोनेशिया की करेंसी पे गणेश भगवान छपे हुए हैं। ये सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। अब सोचो, गणेश भगवान इंडोनेशिया करेंसी पे छपे हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा हो जाए तो लोग हंगामा कर दें, भाई ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लेकिन इंडोनेशिया ने ऐसा कर रखा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कल्चर सिंगापुर, अरे भाई पुर तो हमारे यहाँ होता है, जयपुर, जोधपुर, गाजीपुर, और यहाँ क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर, इंडोनेशिया, नाम जरा देखो, इंडो चाइना। इंडो चाइना में 3 देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। इंडोनेशिया, इतना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट बुद्धिज्म से लेके और किसी भी क्षेत्र में नहीं रहा भारत का। और जरा सोच के देखिए, जितना पड़ोसी है, इसका मतलब ये भी तो हमसे सांस्कृतिक रूप में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे पे देखते और देखना बनता ही है। और इसका मतलब बच्चों, बात को ऐसे देखो, अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के रखना है तो व्यापार को आगे बढ़ाना है। और व्यापार को कहाँ आगे बढ़ाए हुए, यूरोप अपने चैलेंज है। यूरोप अपने चैलेंज है कि अच्छा, यूरोप के पास नखरे बहुत ज्यादा है। अब यूरोप में कोई सामान भेजो तो कहेंगे सैनिटेशन क्या है, हाइजेनिक है कि नहीं है। वहां पे तो अलग अलग मामला चलता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत का एवरेस्ट मसाला, एमडिश मसाला, साउथ ईस्ट एशिया कई देशों ने कहा कि भाई इसमें कुछ क्वालिटी की प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता भी है, और कई बार चाइना भी जानबूझ के ऐसे षड्यंत्र करता है भारत के प्रोडक्ट को बदनाम करने के लिए। कि चाइना चाइना यहाँ बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसी चाइना के सेंटर में भी आसियान है, और हमारे यहाँ जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसके सेंटर में आसियान को रखा हुआ है। इसलिए बच्चों, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 आसियान देशों को इकट्ठा बुलाया था 26 जनवरी कार्यक्रम में। इसका सीधा मतलब है कि हम पूरे आसियान के साथ संबंधों को बड़ा महत्व दे रहे हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, अब आप जानते हो कि जैसे हम 90s के बाद 92 में, अब 92 में ये लोग इस पॉलिसी 92 में शुरू की हुई, उदारीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, पूरी दुनिया में बदलाव आया, लिबरलाइजेशन। और आसियान देश, तो आसियान सारे देशों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना रखी है। अच्छा है, लोकतंत्र का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पूंजीवाद इकोनॉमिक सिस्टम में उदारवादी है, पॉलिटिकल सिस्टम उदारवादी नहीं है। तो चाइना के मॉडल को ये भी फॉलो करते हैं। वैसे यहाँ पे चुनाव वगैरह होते हैं, थोड़े लोकतंत्र के पास है, लेकिन वैसा नहीं जैसे भारत में है, क्योंकि यहाँ भी विपक्ष वगैरह बोलने वाले की आजादी तरह नहीं है। आजादी का अर्थ वाले स्टैंड है, चुनाव वगैरह हो जाते हैं। तो अब आप साफ साफ तौर पर देखोगे, जहां भी 90s के बाद हमने इकोनॉमिक रिलेशन बनाया, वो धीरे धीरे सामरिक क्षेत्र में बदल गए। इसलिए आप देखो बच्चों, सामरिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आसियान के साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सामरिक। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या रखोगे, सैन्य अभ्यास, यानी सैन्य अभ्यास होता है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये तो, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों, जानते हो कि हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास के मामले पर सहयोग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आसियान देशों से इंडिया कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, हमारा कोई इनके साथ झगड़ा है नहीं, चाहे म्यांमार हो चाहे कोई भी देश हो। लेकिन चाइना के साथ साउथ चाइना सी के मामले पर है। आसियान देश भी अभी मानने लगे हैं, 98 में परमाणु परीक्षण किया था इंडोनेशिया थोड़ा। अब इन आसियान देशों ने क्या रखा था, भैया परमाणु बम नहीं बनाएंगे। आसियान के भी एक एग्जाम्पल बात लिख रही है। आसियान देश देखो, जो साउथ एशिया में पाकिस्तान ने पूरा एरिया को मॉडल कर दिया, हथियार मंगा के। पाकिस्तान लगातार हथियार मंगा, उससे पूरा साउथ एशिया प्रभावित हो गया। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे, साउथ ईस्ट एशियाई देशों ने कहा भैया न्यूक्लियर फ्री जोन, हमें परमाणु हथियार बनाना नहीं है, परमाणु पनडुब्बी तैनात नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थे। इन्होंने कहा भाई हथियारों के मारामारी नहीं करेंगे, शायद इसीलिए आर्थिक रूप में इतने आगे बढ़ पाए। ये भी दिलचस्प सिनेरियो है। लेकिन जिस तरीके से चाइना ताइवान पर आक्रामक हो रहा है, बच्चों एक बात दूसरी जुड़ जाती है, यही तो। अब ऐसा थोड़ी आसियान रहेगा तो आसियान की बात क्या करोगे, पड़ोस में भी आएगा, दुनिया की व्यवस्था तो आएगी। इसलिए अगर चाइना ताइवान के प्रति आक्रामक होता है तो क्या गारंटी है कि वियतनाम के प्रति नहीं होगा, क्योंकि आसियान देश छोटे छोटे हैं और चाइना विशाल है। और चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी पर अपना अप्रोच अपना रहा है, आक्रामक हो रहा है, सारे छोटे देश डर रहे हैं। तो भारत एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स हो सकता है। इसीलिए समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास, और इतना ही नहीं, पहले थोड़ा हम संबंधों को लिमिटेड रखते थे, जैसे कई सैन्य अभ्यास, सिंगापुर के पायलट को ट्रेंड करना। अब अभी क्या किया, 2014 के बाद हमने क्या किया है, सिंगापुर के साथ लॉजिस्टिक समझौता कर लिया है। जैसे जो आसियान के साथ सैन्य अभ्यास होते हैं, मिलन, इस सैन्य अभ्यास का नाम है मलाबार में, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये सब सैन्य अभ्यास का नाम है। तो और अब देखोगे यहाँ पे क्या है, सिंगापुर के साथ हमने अभी लॉजिस्टिक समझौता किया। और लॉजिस्टिक समझौता जो हमने अमेरिका के मतलब में बताया था जापान के साथ, वही यहाँ भी है। तो सिंगापुर आप देखोगे, अगर कभी साउथ ईस्ट एशिया में जाओ, मलक्का स्ट्रेट,
यानी मलक्का स्ट्रेट चाइना की दुखती रग है। अगर किसी को भी इंडियन ओशन से जाना पड़ेगा, अगर इंडियन ओशन से कोई जाना चाहता है इंडो पैसिफिक, तो स्वाभाविक रूप में अगर इंडियन ओशन से पैसिफिक जाना चाहता है तो उसे मलक्का स्ट्रेट जाना पड़ेगा। और मलक्का स्ट्रेट में इंडिया की पोजीशन बड़ी क्रूशियल है। मलक्का स्टेट में इंडिया की पोजीशन बड़ी क्रूशियल है। तो आपको हम एग्जांपल दिखा दें कि कैसे। इधर आप देखोगे तो मलक्का स्टेट, ये तो इन हमारे मोहल्ले से कोई भी अगर गुजरेगा दोस्तों तो ये रास्ता है, यहां से होकर साउथ चाइना सी जाएगा। अब यहाँ कोने पर बैठा हुआ है सिंगापुर। आप समझ सकते हो ये जियो पॉलिटिक्स है, यानी लोकेशन कितना ज्यादा महत्व होता है कि सारे, अब स्वाभाविक रूप में चाइना का भी जहाज इधर से निकलेगा, चाइना का जहाज इधर से निकलेगा। इस वजह से कहा जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच में कॉपरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चाइना का विस्तार कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी थ्रेट है। यद्यप ट्रेड रिलेशन आसियान के साथ चाइना का ज्यादा है, और कोई भी आसियान देश चीन के साथ सीधा बोलने से डरता है, पावरफुल देश है चाइना। लेकिन वियतनाम तो चीन के खिलाफ कई बार साथ बोल देता है सीधा, और आजकल तो आसियान में वियतनाम इकोनॉमिक सेंटर के रूप में उभर रहा है। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि चाइना से जो कंपनियां भाग रही हैं वो वियतनाम जैसे छोटे देश में ज्यादा जा रही है इंडिया जाने के बजाय। क्यों? अब इंडिया में यही प्रॉब्लम है। देखो, अब चुनाव आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन जाती है, दीदी है तो हंगामा कर देंगे। यानी कई बार देखो दोस्तों, यहाँ पे अब पता चला कि महाराष्ट्र में अलग सरकार है, गुजरात में अलग सरकार है, तो आपस में लड़ जाएंगे, रेल परियोजना समय पूरी नहीं हो पाएगी। इन सब बातों को, डूइंग फीस एंड बिजनेस, हमारे यहाँ किसी कानून बनाओ तो हंगामा हो जाएगा, श्रम सुधार करो तो हमारे कोई रिफॉर्म करके आप देखो। इस बात से इरादा भाई, जितना हमारा आसियान के साथ पोटेंशियल है, व्यापार तो उसके 10 गुना होना चाहिए। इसलिए बच्चों, ये हमारी चैलेंजेस लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या किया हमने, सिंगापुर के साथ लॉजिस्टिक समझौता, और हमने क्या किया, अभी हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का ट्रांसफर किया। ब्रह्मोस मिसाइल ये अपने आप में लैंडमार्क है। इसका मतलब बच्चों देखो देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई किस्म की होती है। अब सैन्य अभ्यास कर देना, ये तो लोअर लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। समुद्र सुरक्षा, ये लोअर लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो हायर लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है भाई? हमने ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया फिलीपींस को, फिलीपींस का जोड़ा है भाई, फिलीपींस का भी जोड़ा साउथ चाइना सी के मुद्दे पे है। इसका सीधा मतलब क्या है, पहले हम इस मामलों से बचते थे, चीन बुरा मान जाएगा। दोस्तों, यही 2014 के बाद हमने पॉलिसी चेंज की, और अभी तो एक टेलीविजन चैनल ने बात बताई भी थी कि हम तो पहले ब्रह्मोस मिसाइल देना था चाइना को, तमाम उसमें पॉलिटिकल प्रेशर आ गए, हम नहीं दे पाए। इसलिए बच्चों, चाइना अगर हमारे संकोच नहीं कर रहा है तो हम चाइना से इतने संकोच क्यों कर रहे हैं? कमाल की बात है। अरे जी, यही स्ट्रेटजी है बच्चों कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इसलिए अब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आसियान के साथ बढ़ रहा है, और इसमें चाइना एक बड़ा फैक्टर है। और इंडिया देखो, इंडिया इसलिए मानता है कि विवाद शांतिपूर्ण होने चाहिए। और हमारा अंडमान निकोबार, इसलिए देखो 2000 के बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई है। अभी पूरे भारत में प्लान किया जा रहा है कि सारी, अभी तो हमारे पास 17 अलग अलग कमांड है, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग, एयरफोर्स अलग है, उन सबको इंटीग्रेट करके 3 या 4 कमांड भारत बनाना चाहते हैं। तो चाइना में, पाकिस्तान में पहले से हो गया है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। अरे बच्चों, जैसे हमने लोकतंत्र में क्या हुआ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का भी सेपरेशन किया, तो आर्म फोर्सेज में सेपरेशन कर दिया। अरे लड़ने के लिए पावर चाहिए होती है, ये चेक एंड बैलेंस लड़ाई नहीं होती। अमेरिका में भी इंटीग्रेटेड कमांड है। तो ऐसे ऐसे डिसीजन जरा सोच के देखो, लोकतांत्रिक सरकार में लेने में 70 साल लग जाते हैं, और तानाशाही देश तो पाकिस्तान जैसा देश यूनिफाइड कमांड बना के बैठा हुआ है, और हमने आर्मी में सेपरेशन ऑफ पावर लगा के बैठे रखे। इसीलिए दोस्तों बोलते थे लोग कि भारत में स्ट्रेटेजिक कल्चर थोड़ा कमजोर है। अरे लोकतंत्र तब अपनाओगे बच्चों जब जीवन रहेगा, जब कोई हमला कर देगा तो कहां से डेमोक्रेसी आएगी? इसलिए सामरिक मामले में भी हम इधर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बड़ा चेंज है, क्यों देखना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक। और अब देखो, यहाँ हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे पॉलिटिकल वैल्यू साझा है, कल्चर तो साझा है। पॉलिटिकल वैल्यू के मामले में थोड़ा, चूंकि आसियान देशों का डेमोक्रेटिक ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, हमसे कोई समस्या नहीं है। यही आप देखो, इंडिया के रईस को थ्रेट नहीं मान रहे हैं, चाइना के रईस को थ्रेट मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों का विकास, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, इंडिया डेवलप करना चाहता है। क्योंकि बच्चों, अभी अगर मैप में आप देखोगे, ऐसा लगता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो बिल्कुल परिधि में है। आप दिल्ली खड़े होकर देखो तो ऐसा लगता है नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ है।
लेकिन आप याद रखो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? नॉर्थ ईस्ट कश्मीर। इसलिए जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि इंडिया इज फेसिंग 2.5 फ्रंट वॉर। अब 2 का मतलब चाइना पाकिस्तान, हाफ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट कश्मीर लगातार हम एक सिक्योरिटी थ्रेट देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं केवल सेना से बात बन जाएगी, तो नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को अभी तक हमें डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखा। अब हमने पॉलिसी बदल रखी है कि भाई नॉर्थ ईस्ट को भी हम डेवलपमेंट के एरिया के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि, और नॉर्थ ईस्ट सबसे निकट किसके है? साउथ ईस्ट एशिया देशों के। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे तभी तो बात बनेगी। जब हम नॉर्थ ईस्ट बच्चों, इसलिए इसलिए हमारा मुद्दा क्या है कि हम अब नॉर्थ ईस्ट को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर साउथ ईस्ट एशिया देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया से खड़े होकर देखें तो नॉर्थ ईस्ट बीच में आएगा। यही प्लान है बच्चों। इसलिए हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट बड़ा रीजन है। लेकिन आप देखोगे, आप करंट अफेयर में क्या आपको मैं बता दूं, म्यांमार के साथ हमारा बड़ा पुराना संबंध था और म्यांमार के साथ देख रहे हो, और अभी हमारी मणिपुर में बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। अब मणिपुर में समस्या उत्पन्न हुई तो उसका रिलेशन तो म्यांमार के साथ ही है, सीमावर्ती क्षेत्र है, म्यांमार के साथ मणिपुर सीमा साझा कर रहा है। तो क्योंकि हम पहले म्यांमार हमारे पार्ट में ही था, तो म्यांमार से अच्छे संबंधों के कारण हमने क्या कर रखा था, और जनजाति समुदाय, इधर भी नागा जनजाति, इधर भी नागा, इधर भी कुकी, इधर भी कुकी, बड़ा भाई बड़ा सीमावर्ती संबंध है, जैसे कि मधेसी क्षेत्र से भारत से। तो शादी विवाह भी होता था पहले, इसीलिए हमने यहाँ क्या कर रखा था, एक फ्री मूवमेंट रिजीम कर रखा था भारत और नेपाल, नेपाल के बीच में, म्यांमार के बीच में क्या था, ये फ्री मूवमेंट रेजिम था। इसका मतलब है भारत के लोग म्यांमार की सीमा में 12 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं, और इधर म्यांमार के लोग भारत की सीमा में 12 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ना तो बॉर्डर पूरा खुला है ना बॉर्डर बंद है। भाई नेपाल में तो काठमांडू तक जाओ तभी वीजा की आवश्यकता नहीं है, और रंगपुर जाओ, और इधर आप तराई क्षेत्र में जाओ, मधेसी क्षेत्र में जाओ, तभी वीजा की आवश्यकता नहीं है, और रंगपुर जाओ, और इधर आप तराई क्षेत्र में जाओ, मधेसी क्षेत्र में जाओ, तभी वीजा की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ इसका मतलब 13वें किलोमीटर वीजा लगेगा, 12वें पे नहीं। इसका मतलब 12 किलोमीटर तक म्यांमार हमारा ही है। बात वैसे समझ लो, म्यांमार भी दावा कर सकता है इंडिया के भीतर 12 किलोमीटर तक हमारा एरिया है। ये ऐसा पुराने जनजातीय आबादी के रहने कारण किया गया था, क्योंकि वो आपस में आ जा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में इंडिया म्यांमार की इसी फ्री मूवमेंट रिजिम को बंद कर दिया गया। इसका मतलब अब किसी इंडियन को म्यांमार में घुसना है तो वीजा चाहिए, और म्यांमार के लोगों को यहाँ आना है तो वीजा चाहिए। क्योंकि हुआ क्या बच्चों, म्यांमार के बहाने कोई भी चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी आ सकता है नॉर्थ ईस्ट में। तो मणिपुर में अगर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार पकड़े गए तो सवाल है वो हथियार की सप्लाई हो कहां से रही थी। तो साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी समस्या है। यहाँ पे अवैध तस्करी होती है, किसकी? हथियारों की, नशीली दवाओं की। इसे रीजन गोल्डन ट्रेंगल के नाम से भी जाना जाता है। अफीम का अवैध व्यापार होता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जिनका मैप में आकार होता है ट्रेंगल जैसा, और अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने से ज्यादा है। इसे कभी किसी शादी ब्याह में गिफ्ट देना तो अफीम भी दे सकते हो, ये लो अफीम खाओ। वो कहे अफीम क्यों दे रहा हूँ, सोने ज्यादा कीमत है अफीम की, उसे भी समस्या आती है। और ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा मिलता है, उससे सब हथियार खरीद जाते हैं। यानी इसलिए अब ये करंट अफेयर की बात है। और म्यांमार में भी क्या मामला चल रहा है कि दोस्तों, हमने क्या सोचा था कि भाई लुक ईस्ट देखेंगे तो इससे बात तो बनेगी नहीं, देखना ही पर्याप्त थोड़े बच्चों, मतलब देखते रहे, कार वहां चला गया, गुब्बार देखते रहे। अरे मेरे बच्चों, देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता है। अब ईस्ट देख ही लिया, क्या करोगे? तो भारत सरकार ने इस एरिया देखोगे कई प्रोजेक्ट बना रखा था, लेकिन जो म्यांमार के कारण सब फंस रहा है। म्यांमार में 2021 में सैनिक सरकार आ गई, आंग सान सू की लोकतांत्रिक थिन को उखाड़ के फेंक दिया गया, और म्यांमार में कई बार हुआ है। इस देखो ईस्ट में देखो दोस्तों प्रॉब्लम है। अब म्यांमार में गृह जैसी स्थिति है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के निकट है, तो वहां से भाग भाग क्या रहे हैं। अब वहां अराकान आर्मी अलग है, वो लड़ रही है, तवांग फोर्सेज हैं वो लड़ रही है, तांग फोर्सेज हैं वो लड़ रही है, म्यांमार डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो लड़ रही है। यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और उससे हम कैसे प्रभावित हो रहे बच्चे, इसको देखो आप। इसलिए सवाल है कि हमारा तो प्लान था यार देहरादून ईस्ट जाए, लेकिन म्यांमार का उठापटक पूरे हमारी ईस्ट की योजना को प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों, ये भी तो हो सकता है किसी स्पॉन्सर्ड हो बाहर से, क्योंकि अभी आप देखोगे अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद हमने कश्मीर कंट्रोल कर लिया है, और इस बात को लेकर पाकिस्तान बड़ी बेचैनी है, कश्मीर के शांत है। तो अब देखो, पड़ोस यही दोस्तों है कि पड़ोस की बात तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। अब म्यांमार की अस्थिरता हमारे लिए कैसे प्रभावित कर रही है? कारण देखो, हमने प्लान क्या किया था कि म्यांमार से होके तमाम प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे? अभी आप देखोगे, हमारा प्लान क्या था भाई,
ईस्ट देखना है तो आने वाले समय बच्चों प्लान था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बस सपना देखा था, अर्थशास्त्री थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बस वो दुर्भाग्य उनका था इसी सरकार के चला रहे थे और पॉलिटिकली पावरफुल नहीं थे, नेता थे नहीं, वो अर्थशास्त्री थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्रियों ने सोचा था, कितना बड़ा उनका विजन था कि आने वाले समय में हम अमृतसर में ब्रेकफास्ट करेंगे, लाहौर में लंच करेंगे और काबुल में डिनर करेंगे। इसका मतलब है बच्चों, अगर हम दिल्ली से काबुल जाना चाहें तो मात्र 600 किलोमीटर है। दिल्ली से काबुल जाना इज इक्वल टू दिल्ली से जोधपुर जाना। अगर सोच के देख लो काबुल कितना निकट है हमारे पास। तो अब सवाल है कि सीधे काबुल चले जाओ यार, लेकिन हम काबुल तो जा नहीं पाए, तो पाकिस्तान बैठे हुए बीच में। लेकिन आप याद रखो, पाकिस्तान पारगमन रास्ता देने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश ने व्यवहारिक रूप में दे दिया है, लेकिन बांग्लादेश का भी हसीना का भी दर्द चलता रहता है। ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ईस्ट में सीधा आओ जाओ, तो ये अच्छे संबंधों की बात है। इसलिए मनमोहन सिंह का सपना साकार नहीं हो पाया। लेकिन इधर का मामला क्या था कि भारत क्या कर रहा है, भारत सीधा मणिपुर से होकर म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक हाईवे से जोड़ना चाहता है। इसे बच्चों आने वाले समय में क्या होगा, सीधे आप निकलोगे तो अब नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म का पार्ट रहेगा ही। दिल्ली से वाहन उठाओगे दंदनाते हुए गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी से और निकलो कहां, थाईलैंड बा सिंगापुर, तो म्यांमार तो बीच में आएगा ही। अब ये हाईवे प्रभावित हो रहा है, थाईलैंड के में बन गया है, भारत अपने पार्ट बना दिया है, म्यांमार के पार्ट प्रभावित हो रहा है। इसे कहा जाता है बच्चों, पड़ोसी का महत्व नहीं होता, पर पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता। पड़ोसी के महत्व को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यही तो है पड़ोसी। तो और दूसरी बात है कि हमने कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट ये भी बना रखा था, लेकिन एक हमारा प्रोजेक्ट था जो सीधे कहां जुड़ेगा, थाईलैंड को जोड़ेगा, और हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मॉडल। तो बच्चों कालाधन मल्टी मॉडल में भी तो अपने आप में हमारा सोचना ये था कि किस तरीके से हम म्यांमार का प्रयोग करते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे। हम म्यांमार का प्रयोग करते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाने वाले थे, और ये देखो ये प्रोजेक्ट था। तो म्यांमार से होते हुए इंडिया नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा, सोचा हमने ये था, ये कनेक्टिविटी, इसका लोक ईस्ट का मतलब कनेक्टिविटी बच्चों। लेकिन ये भी प्रभावित है, क्यों, अब देखो हमारा हर में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, इसलिए हमने कहा नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है, और अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा रिलेशन बना पाते हैं तभी तो नॉर्थ ईस्ट का मामला डेवलप होगा। और इसलिए देखो हम क्या चाहते थे, कोलकाता से समुद्र से आए सीधे, और ये पालितवा, यही संघर्ष मचा हुआ है, यही संघर्ष मचा हुआ है। और पालितवा में अराकान आर्मी अलग है, थांग आर्मी अलग है। तो शायद इसी बात को देखते हुए शेख हसीना ने भी कुछ कह दिया था कि अमेरिका चाहता है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में अलग राज्य बनाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ऐसी घटनाओं को कोई किसी ने बयान दे दिया, उस घटना को सीरियसली नहीं लेते। ये तो बस सीधी सी बात है, किसी ने कह दिया कि वो कान लिए जा रहा है तो भी पीछे दौड़ने लगे। इतना आसान नहीं है, ये बयान दे दिया गया, और शेख हसीना इसलिए बयान उन्होंने दिया कि वह अमेरिका बांग्लादेश के चुनाव को मान्यता नहीं दे रहा है, अमेरिका तरफ फर्जी चुनाव अपने करवा लिया। तो पलट के बांग्लादेश ने हसीना ने कह दिया तुम ही चोर हो। बात इसलिए पॉलिटिकल बातें आईआर के लिए बहुत वैल्यू नहीं दिखती। इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे अलग राज्य बन जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो पालितवा से होके इसलिए मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था कि हम मिजोरम जाने के लिए कहां से रास्ता बना रहे हैं, म्यांमार से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है बच्चों। अब देखो इसलिए बांग्लादेश का महत्व क्यों बढ़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट है, भूटान का महत्व क्यों बढ़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट है, जियो पॉलिटिक्स देखिए। इसलिए लोक ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और यही प्रोजेक्ट फंस कहा रहा है इसी रीजन में। अब म्यांमार में उठापटक मची हुई है, संघर्ष मचा हुआ है, तो पता चला कि अब जहां संघर्ष मचा हुआ है वहां हाईवे बनाएंगे, तो पता चल कोई लोग कहीं बालू ईंटा लेके भाग जाएंगे, ईंट का ही पत्थर बना लेंगे, ये अपने आप पे चैलेंज जाता है। इसे बच्चों लोक ईस्ट का मतलब क्या है कि हम इधर पूर्वोत्तर राज्यों का विकास, ये हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसे क्यों, और जरा देखिए और कैसे अब डेवलपमेंट किया है, जरा देखिए लोक ईस्ट में डेवलपमेंट क्या है बच्चों। तो डेवलपमेंट अभी आपको इतने चैलेंजेस के बावजूद, तो लोक ईस्ट के साथ इसी नीति का परिणाम क्या है कि हमने क्या बना रखा है, डोमेस्टिक। लोक ईस्ट की इसी नीति का परिणाम है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चों साउथ एशिया में पाकिस्तान तो आगे कोऑपरेशन करने से हमेशा इनकार करता है। पाकिस्तान कहता है भाई देखो पहले लड़ो, उसके बाद कहीं सब समय मिलेगा तो बातचीत कर लेंगे। तो पाकिस्तान का तो अलग अलग ही है। इसलिए बच्चों देखोगे एशिया में सेंट्रल एशिया देखो आर्थिक रूप में पिछड़ा है, लैंडलॉक है। वेस्ट एशिया हमेशा तेल गैस कारण बड़ा प्रभावी है, लेकिन हमेशा कोई कोई कोलाहल बना रहता है। साउथ एशिया में हम ही है, जब तक पाकिस्तान है तब तक वो शांति से रहने देगा, ऐसी गारंटी नहीं है।
इसलिए पूरे एशिया में साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा रीजन आप देखोगे जहां पीस आपको दिखेगा, और इनफैक्ट ईस्ट में ही मामला ठीक है। अभी चाइना थोड़ा धमा चौकड़ी कर रहा है, ईस्ट में एक ही बेवड़ा है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। रह रह के वो जब जोश में आ जाएगा कहेगा मार दूंगा। मैं क्या मार दोगे भाई, परमाणु मार दूंगा, मैं कैसे बात मत किया करो यार। तो ये लुक ईस्ट का परिणाम है। बिमेस्टिक का मतलब होता है कौन सा मेंबर है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और बाद में नेपाल, भूटान, इनको भी जोड़ दिया। और बिमेस्टिक का मतलब है यानी बे ऑफ बंगाल मल्टीलेटरल सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी बंगाल के खाड़ी के देशों का बहुपक्षीय तकनीकी आर्थिक सहयोग, ये बिमेस्टिक का मतलब है। अब इसका मतलब है बिमेस्टिक क्या है बच्चों, बिमेस्टिक है दक्षिण एशिया को, ये लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट ही है बच्चों। लुक ईस्ट पॉलिटी, अब इसका मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी का परिणाम क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता दूं। भाई एक तो आसियान के साथ हमारी शिखर वार्ता हो रही है, आसियान साथ व्यापार तो बढ़ ही रहा है। दूसरा बिमेस्टिक बन तो बिमेस्टिक क्या है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का एक साझा मंच है, अ कॉमन फोरम, अ कॉमन फोरम फॉर अ कॉमन फोरम फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये एक तरीके से लिंक है जो साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया जोड़ देता है। क्यों है बच्चों, यही कारण है, जिन कारणों से हम लुकिश देख रहे हैं वही कारण तो बिमेस्टिक के लिए होगा। बस फर्क क्या, क्योंकि इशारों इशारों बात यह है कि बिना पाकिस्तान के भी हम कॉपरेशन रोकेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में कॉपरेशन करने नहीं दे रहा है। तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या रहा है, बिमेस्टिक। तो बिमेस्टिक ऑप्शन आ रहा है, बिमेस्टिक में सहयोग के क्षेत्र क्या है, एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है। अब देखो सहयोग के क्षेत्र क्या होंगे बच्चों, जो हमारी लुक ईस्ट की पॉलिसी है वही तो होगा। इसलिए बड़ी सारी चीजें समझ में अपने आप चीजें, सहयोग कहां पर होगा, व्यापार, निवेश, यानी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सहयोग का क्षेत्र होगा। सहयोग का क्षेत्र क्या होगा, सुरक्षा, आप जानते हैं कि नस्ली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद, ये सब एरिया कॉमन कंसर्न है। सहयोग का क्षेत्र क्या है, टूरिज्म, पर्यटन। और जरा सोच के देखो आज की डेट में साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं। इसे साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देशों ने इंडियन टूरिस्ट वीजा फ्री टूर कर दिया है। जब कोई वहां जाए आराम से टूर करके आए तो वीजा की बात ही नहीं है। तो सिक्योरिटी, टूरिज्म और निश्चित तौर पर परिवहन, परिवहन के ट्रांसपोर्टेशन, इसी में कनेक्टिविटी आ रही है। तो बच्चों जो कॉपरेशन और यही कुल मिला के ईस्ट में इसलिए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप देखोगे डोमेस्टिक जो एरिया कॉपरेशन है क्यों। अब इसमें विशेषण आप देख सकते हो कि सुरक्षा, यानी चाहे म्यांमार हो चाहे श्रीलंका हो, इसे मणिपुर की समस्या है तो वो म्यांमार के साथ भी जुड़ती है, इसलिए भारत और म्यांमार के बीच में आपस में कॉपरेशन होता है। इसलिए बच्चों वहां पे सैनिक सरकार आ गई। तो कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब सैनिक सरकार के प्रति हमारा अप्रोच क्या होगा, भारत लोकतांत्रिक देश है। अरे बच्चों जियो पॉलिटिक्स तो पहले देखते हैं, राष्ट्रीय हितों को पहले देखते हैं। याद रखना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय हितों को पीछे करके हम डेमोक्रेसी को बनाते रहे, फिर तो देश की सुरक्षा हो गई। इसलिए म्यांमार में कोई भी आएगा, इसे कहते हैं इस प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी। अरे मेरे दोस्तों देखो बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो सरकार आती है उससे दोस्त हो जाते हैं। जो सरकार है उसी के दोस्त हो गए, बिजनेसमैन ही काम करते हैं। इसलिए आपको बात ध्यान में रखना है कि हमारी पॉलिसी, अभी म्यांमार में हमारा म्यांमार में बड़ा इंटरेस्ट है, चाइना प्रभाव बढ़ रहा है। तो चाइना के बाद देखो, चाइना तो डेमोक्रेसी सबके मतलब नहीं देखता। चाइना कहता है भाई देखो हमारे हथियार लो, कहीं मारो पीटो से कोई मतलब नहीं है। तो अब पर्यटन, आप देखो इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, सब बहुत बहुत धर्म को मानने वाले देश है।
और क्लाइमेट भी अलग है। नॉर्थ ईस्ट में कोई अगर हिमालय, ग्रेट हिमालयन रेंज दिखेगा, साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे पूरा समुद्री क्षेत्र दिखेगा, पूरा क्लाइमेटिक चेंज है, तो पर्यटन अपने आप बढ़ता है। इसीलिए तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो डोमेस्टिक में भी भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होगी, जो प्रायोरिटी हमारी लूक ईस्ट के प्रति है वही प्रायोरिटी तो डोमेस्टिक में है। बस फर्क ये है, डोमेस्टिक में हमने कुछ साउथ एशिया के देशों को लिया, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देशों को लिया, क्योंकि दक्षिण एशिया में कॉपरेशन नहीं चल पा रहा है, तो आप अमेरिका में कोई विकल्प तो चाहिए था, तो हमने क्या बना लिया, डोमेस्टिक बना लिया। तो ये भी लूक ईस्ट का पार्ट है। और डोमेस्टिक के साथ हम क्या कर रहे हैं, फिर वही बात आ जाएगी, डोमेस्टिक के साथ भी कनेक्टिविटी आएगी, इन लूक ईस्ट के साथ भी कनेक्टिविटी आएगी। और डोमेस्टिक क्या है बच्चों, देखो लूक ईस्ट के प्रति हमारा कई लेवल का रिलेशन है, तो द्विपक्षीय, इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया, भारत मलेशिया द्विपक्षीय, एक है इंडिया आसियान बहुपक्षीय। इसलिए हमारा तो शिखर वार्ता आसियान के साथ हो रही है, बजाय कि एक एक देशों से बातचीत करने के हम क्यों ना समूह के रूप में बात करें। तो 10 देशों के साथ अगला समझौता 10 बार क्यों करें। इसीलिए भारत आसियान के साथ भी संबंध लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से संस्थात्मक, देखो बच्चों इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जब डोमेस्टिक बन गया तो इसकी हर साल बैठक होनी तय है, इसकी हर साल बैठक होनी ही पड़ेगी। 2014 के बाद तो हमने प्रायोरिटी पर हर साल इसकी बैठक शुरू कर दी है, इसका सचिवालय बना दिया है, ये संस्थागत है। अगर मान लो इसी संस्था नहीं रहेगी तो भारत का प्रधानमंत्री म्यांमार जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, उसकी इच्छा है। लेकिन जब ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो प्रधानमंत्री ही नहीं, क्योंकि इसमें जब डोमेस्टिक बनेगा सचिवालय बनेगा, तो बच्चों देखो प्रधानमंत्री मंत्री तो कुल मिला के आधार रखते हैं, मामले को आगे बढ़ाने का काम सरकारी अधिकारियों का है, प्रशासनिक अधिकारियों का है। और वो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ बैठते हैं, सचिवालय में। ये बड़ा संस्थात्मक, संस्थात्मक, क्या सरकार है, कल कोई और सरकार हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोऑपरेशन के साथ रहेगा। तो कनेक्टिविटी क्या है, कालादान, जो मैंने मैप में दिखाया, कालादान नदी का नाम है, कालादान मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल क्यों कहलाता है, क्योंकि समुद्र का भी रास्ता है, हाईवे भी है, नदी का रास्ता भी है, जैसे मल्टीमीडिया, मल्टी मॉडल परिवहन प्रोजेक्ट। और जरा देखो बच्चों यहाँ पे ट्रांजिट रूट लेने की समस्या नहीं है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या है, भारत थाईलैंड, भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग। अब इसको आप लूक ईस्ट में भी लिख सकते हो, और इसको आप लूक ईस्ट में भी लिखोगे, और इसको आप डोमेस्टिक में भी लिखोगे, बात एक ही है। ठीक है भाई, डोमेस्टिक क्या है, लूक ईस्ट की पॉलिसी का विस्तार है। हाँ, और आप देखोगे इसमें क्या होता है, फिर ये है क्या रिलेशन है कनेक्टिविटी की, और ये रिलेशन है संस्थात्मक, कैसे हमने चीजों को संस्थात्मक बना दिया है। इसका मतलब है ईस्ट पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय कि साउथ पे, क्योंकि साउथ पे भी मारामारी है। अब सवाल अगली बच्चों, अब सवाल है फोकस तो है, लेकिन फिर आप कहोगे लूक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या अंतर है सर, लूक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या अंतर है। तो बच्चों देखो अंतर तो बेसिक सी बात है, आप कहोगे लूक ईस्ट एक्ट ईस्ट में क्या अंतर है, तो लूक ईस्ट तो हमने ये देख लिया, लूक ईस्ट हमने देखा। अब जरा लूक ईस्ट एक्ट ईस्ट में अंतर देखें। ये लूक ईस्ट है और एक्ट ईस्ट है, तो बच्चों फिर अंतर हमने नाम अलग अलग क्यों यूज किया, तो क्या ऐसे क्या खास बात है कि लूक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में आप अंतर कर सकते हो। और अगर आपको मैं बता दूं तो सही मायने में, और ये 2014 के बाद जब से नई सरकार आई तब से वो एक्ट ईस्ट कर दिया। तो देखो बच्चों मुद्दों का अंतर नहीं है, अंतर किसका है, इम्प्लीमेंटेशन का, पॉलिसी का। कैसे, देखो यहाँ पे लूक ईस्ट में भाई लूक के साथ हमारा निवेश व्यापार, यानी व्यापार भाई इकोनॉमी, व्यापार निवेश, ट्रेड निवेश व्यापार, ये तो सब प्राथमिकता रहेगी। जब भी ईस्ट के साथ देखेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यही सब तो ईस्ट के साथ प्राथमिकता रहेगी, उसमें एक्ट में भी यही बात रहेगी, इसलिए एक्ट में भी यही व्यापार निवेश है। बस फर्क क्या है, एक्ट में क्या है, यही व्यापार है, यही निवेश है, लेकिन हमने फर्क कहां किया, फर्क कहां पे फोकस किया, फोकस ये है कि अब भारत में डूइंग इज अ बिजनेस का फोकस है। अब ये कर बच्चों, ये कह देने से व्यापार नहीं होगा, तो आ जाओ व्यापार कर लेते हैं। हमारे यहाँ 2014 के बाद जहां फोकस किया गया डूइंग इज अ बिजनेस, यानी व्यापार को सरल बनाओ। साउथ ईस्ट एशियाई देशों में कहा जाता है कि सिंगापुर में कोई बिजनेस ले जाना है 24 घंटे में इसको अप्रूव कर देंगे, लेकिन भारत की हमने कल ही बताया था यही जापान को प्रॉब्लम है। जापान कहता है भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है ठीक तरीके से काम नहीं करती, यहाँ लोग लटकाने अटकाने भटकाने वाला काम करते हैं। सच बात है बच्चों, कहा भी जाता है इंडिया में सबसे जो कठिन काम है बिजनेस करना,
सबसे आसान काम क्या है? भाई बन जाना, डॉन बन जाना, सबसे आसान काम नेता बन जाना। अरे मेरे बच्चों, नेता से क्षेत्र डेवलप नहीं होता। गुजरात देखो, गुजरात देखो, व्यापार का हब है। और अब इसको जरा ध्यान से देखो, यूपी बिहार में नेतागिरी की फौज है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लो, ये फैक्ट है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते बच्चों। लिखना मत, लेकिन अब हकीकत तो यही है, देख लो। इससे इनकार कैसे करोगे? अब इसलिए बच्चों ये क्या करते हैं, डूइंग ईज ऑफ बिजनेस की, और दूसरी बात कनेक्टिविटी फोकस किया जाए, प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा किया जाए। कनेक्टिविटी को फोकस किया गया, ये हुआ कि टाइमली प्रोजेक्ट, क्योंकि जापान चाइना बहुत लेट होने की आदत नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ क्या है, बना दिया तो बनता रहा। तो 2014 के बाद हमने क्या किया, कनेक्टिविटी को फोकस। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में हमने प्लान क्या किया, नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को व्यापार केंद्र बनाया जाए। इसे पूर्वोत्तर में कंसुलेट बनाया जाए, और वाणिज्यिक दूतावास पूर्वोत्तर राज्यों में क्यों ना बनाया जाए? कंसुलेट कहां बनाया जाए? पूर्वोत्तर राज्यों में। अब जरा सोच के देख लो दोस्तों, हमारे यहाँ बेंगलुरु में दूतावास तो केवल एक होगा, दिल्ली में। दूतावास केवल दिल्ली में ही होगा, लेकिन वाणिज्यिक दूतावास कहाँ होगा? हमारे मुंबई में होता है। भाई जहां व्यापारिक केंद्र होगा वहां वाणिज्यिक दूतावास होगा, तो होता है मुंबई में। तो बच्चों, हमारे यहाँ मुंबई में तो है, लेकिन असम में गुवाहाटी में ही नहीं है। इसे अब क्या प्लान है, अब क्या प्लान है कि हम यहाँ पे कंसुलेट बनाना चाहते हैं, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। इसी को एक्ट ईस्ट कहा गया। इसलिए अब देखो, जिस तरीके से जिस रफ्तार से एयरपोर्ट बनाए गए, उस रफ्तार से तो नॉर्थ ईस्ट में भी एयरपोर्ट बनाए गए। नॉर्थ ईस्ट में 2014 से पहले केवल 2 एयरपोर्ट ऐसे थे जहां नाइट लैंडिंग फैसिलिटी थी। आज की डेट में कम से कम 12 से 13 एयरपोर्ट है। उड़ान योजना लाई गई। इसलिए लोग पहले मजाक किया करते थे बच्चों, लोग कहते हैं लुक ईस्ट, लुक, लोग मजाक करते थे। अरे पहले लोग कहते थे अरे नॉर्थ ईस्ट देखो, लुक ईस्ट देख रहे हो। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है इसमें एक्ट ईस्ट किया है, नॉर्थ ईस्ट में आधारभूत संरचना को फोकस किया गया, पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना के विकास होगी बिल्कुल। और आप देखोगे देयर वाज अ फोकस ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया, और 2014 के बाद बहुत इस पे फोकस किया जा रहा है। इसलिए बच्चों, अब देखो, अभी तो नागालैंड, मतलब हम लास्ट तक रेल लाइन ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अंतिम अरुणाचल। अभी प्लान किया है सरकार ने कि मनाली से लद्दाख तक रेल लाइन जाएगी। बच्चों, अंग्रेजों के बाद से रेल लाइन जहां अंग्रेजों ने छोड़ दिया, उसके बाद 70 साल के आगे बढ़ नहीं पाए। हमने काम किया, हर साल बस किराया नहीं बढ़ने देंगे रेल में, बस ये काम किया। इसे चाइना, चाइना देखो, दंदना के 350 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चला गया, और हम बस किराया माफ करते जा रहे हैं। बच्चों, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं है। और भाई एग्जाम्पल है दुनिया के, देख लो। इसलिए अब हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट मेजर फोकस है। यही एक्ट ईस्ट है। तो एक्ट ईस्ट मुद्दों में अंतर नहीं है, इकोनॉमिक मुद्दा आज भी था, इकोनॉमिक मुद्दा आज भी है। दूसरी बात देखो, कहा भी जाता है नेहरू जब तक थे, अब सांस्कृतिक कूटनीति ये तो लोकेस्ट का पार्ट ही था, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं किया गया। अभी क्या है, कल्चरल रिलेशन बहुत फोकस है। इस तरह देखो, मोदी जहां जाएंगे, यूएई में जाएंगे तो मस्जिद चले जाएंगे, कभी थाईलैंड में जाएंगे तो वहां पे बौद्ध के पास जरूर जाएंगे, और बौद्ध धर्म के देशों का सम्मेलन बुलाया गया। क्योंकि हुआ क्या, बीच में नेहरू ने तो बौद्ध धर्म के खूब आगे उठाने का प्रयास किया था, बाद की सरकारों ने पीछे छोड़ दिया। इसलिए बौद्ध धर्म के नाते रहे दोस्तों, थाईलैंड के तमाम छात्र हमारे आते हैं पढ़ने, लेकिन हमारे छात्र इतने शरारती है, जो आईआर नहीं पढ़े हुए हैं, जब थाईलैंड के छात्र आते हैं तो वो क्या करेंगे, हंगामा क्या करेंगे, उनको गली गली के हॉस्टल घुस जाएंगे। अरे दोस्तों, इससे रिलेशन खराब होता है। बच्चों को भी इसे आईआर, सुषमा स्वराज ने कहा था आईआर सबको पढ़ना चाहिए, और बच्चों ने थाई भाषा में कुछ नहीं सीखा, बस गाली सीख ली। इसलिए सांस्कृतिक कूटनीति पहले भी थी, लेकिन अब क्या है, सांस्कृतिक कूटनीति पर सक्रिय बल है, देयर इज एक्टिव फोकस। मतलब अब उसको बहुत फोकस में रखा गया है। और आप जानते हो पहले क्या था, इसका मतलब पहले क्या था, बस सामरिक संबंध तो थे ही, लेकिन सामरिक संबंध बस वही सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, तो इशू तो एक ही था। अब क्या कर दिया हमने, सामरिक संबंध, ब्रह्मोस का निर्यात, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस। तो बच्चों, जो इसलिए आपको लुक ईस्ट आ जाए तो एक्ट ईस्ट लिखना है, और कभी कैसे, कभी सवाल ऐसे पूछा जाता है, लुक ईस्ट पॉलिसी में खामियां बताइए। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में अगर एक्ट ईस्ट आप सीधा ना पूछा गया, तो आप सीधा नहीं पूछ लेगा लुक ईस्ट में खामियां बताइए। तो लुक ईस्ट में जो खामियां थी उसको हम दूर कहां कर रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। क्योंकि बच्चों, ये कह देना कि मात्र इन्वेस्टमेंट किया जाओ, पहले हमें अपना भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी, तभी तो कोई हमारे ऊपर विश्वास करेगा। क्योंकि सच मानो, भारत में ऐसा गठबंधन सरकारों का 30 साल का ऐसा दौर चला था,
जहां पर लोग हम पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लोग सोचते थे नहीं यार इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे फंस जाएगा, ये संघ राज्य के बीच झगड़ा होता रहता है। एक बार मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद हमारे आए थे और बंगाल में इन्वेस्टमेंट का प्लान था, वापस भाग गए। मतलब भारत में तो ज्यादा ही लोकतंत्र है। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा स्टील पावर प्रोजेक्ट आया था उड़ीसा में, पोस्को, पोक्सो नहीं पोस्को, पोस्को स्टील पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा था, लेकिन जब तक हमने आंदोलन के दौरान उसको भगा नहीं दिया तब तक हमने चैन नहीं लिया। अब जरा सोच के देखो, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भारत इतना बड़ा बाजार है जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन बच्चों कई बार सस्ती पॉलिटिक्स देश का बड़ा नुकसान कर जाती है। इसलिए और कुल मिला के फिर बात वही की वही रह जाती है। इसलिए बच्चों आप देखो लिया एक्ट लिस्ट में क्या किया गया है, इन सारे मुद्दे एक ही है, बस उनके ऊपर फोकस बढ़ा दिया गया है। और एक ही बात आप देख लो, कैसे बेसिक्स एग्जांपल है। पहले पहले हमारे यहाँ दिल्ली से ही म्यांमार की फ्लाइट थी, आज की डेट में फ्लाइट है वाराणसी से कुशीनगर एयरपोर्ट बनाया गया। इतना बड़ा विजन होता है बच्चों, हमें देखने से कई बातें नहीं लगती। अब आज की डेट में भाई थाईलैंड विजन होता है बच्चों, हमें देखने से कई बातें नहीं लगती। अब आज की डेट में भाई थाईलैंड में बहुत धर्मावलंबी है, वो अब दिल्ली आके बाद बनारस जाएंगे, सीधा बनारस से फ्लाइट शुरू करो। और 2014 के पहले वाराणसी से फ्लाइट की संख्या थी, वाराणसी से 8 फ्लाइट थी, आती रहती थी। आज की डेट में 44 जगह है। ऐसे ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई कि भाई म्यांमार को जोड़ दिया बोध गया की सीधी फ्लाइट म्यांमार से, यही एक्ट ईस्ट है। यानी हम अब सवाल है इसका मतलब लुक ईस्ट क्या मतलब है, आपने टाइम टेबल तो बना लिया, ये लुक ईस्ट है। टाइम टेबल इंप्लीमेंट नहीं किया, तो पढ़ने में सब अच्छे टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना लिया उसके बाद कभी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। तो सवाल क्या है, लुक ईस्ट में टाइम टेबल तो बना लिया, एक्ट ईस्ट में उसी को इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस कर दिया, अंदर भी और बाहर भी, अंदर भी बाहर भी। और मणिपुर हिंसा दोस्तों हो गई, तो इसको अगर मणिपुर हिंसा का अपवाद मान लिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में तेजी से शांति लौटी है। लेकिन आप जानते हैं अभी भी भारत विरोधी शक्तियां जितनी ताकतवर है, जैसे जैसे इंडिया का प्रभाव बढ़ेगा, चाइना कभी नहीं चाहेगा इंडिया का प्रभाव बढ़े, चाइना तो अलग तरीके हथकंडे अपनाता है। यही बच्चों है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट। अब खोल दो, जरा सवाल देख लें बच्चों को। तो बच्चों आपको बता दें कल भी क्लास रहेगी, कल हम देखेंगे वेस्ट एशिया, यानी कल संडे को भी क्लास रहेगी बच्चों, क्योंकि हमें अब पीटी एग्जाम आ रहा है, जल्दी हम इसको खत्म कर दें, इसलिए ये क्लास आपकी कल भी रहेगी। तो आप याद रखना कल सेम टाइम रहेगा क्लास का, तो कल देखेंगे वेस्ट एशिया, आज हमने देखा ईस्ट, कल देख लेंगे वेस्ट, इससे टाइम सही टाइम पे मामला बन जाए। ओके बच्चों, अच्छा देख लीजिए। और अब कमेंट तो आगे बढ़ाओ, दो क्लास कमेंट होता है यार। अब किसी बच्चे ने पूछा है कि आसियान का पर्पस क्या है। अरे आसियान का पर्पस वही है बच्चों, आसियान का पर्पस का मतलब है कि किस तरीके से आसियान में आर्थिक सहयोग किया जाए, सुरक्षा का सहयोग किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए। किसी बच्चे ने कहा अरे 4-5 क्लास और बचेगी मेरे बच्चों, हो जाएगी। तो मान लो 5 तारीख तक आपकी आईआर क्लास हो जाएगी, 5 तक हो जाएगी, चिंता मत करो। तो कल भी क्लास, कल 8 बजे साइंस क्लास है, तो मेरी क्लास 9 से बच्चे भारत की सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी किस पीएम के कार्यकाल में थी। अब देखो बच्चों, ऐसा व्यक्तिगत रूप में हमें लिखना है, कहना है, ये हम नहीं कह सकते फॉरेन पॉलिसी किस कार्यकाल में थी, किस कार्यकाल में, व्यक्ति विशेष पर नहीं जाते, लेकिन हम पूरे टेनर को लेते हैं। तो पहले अब देखो नेहरू की, अब इसे मेरा व्यक्ति को छोड़ दो, प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर का पढ़ाएंगे। अरे मेरे बच्चों करंट अफेयर के लिए सर आपको पढ़ाएंगे वही करंट अफेयर। अच्छा सर, तो सर आप लोगों को अलग से पढ़ा ही रहे हैं करंट अफेयर। लुक ईस्ट एक्ट इज सेम है। हाँ मेरे बच्चों, हमने बता दिया ना, बस टाइम टेबल बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना। अच्छा पीडीएफ, अच्छा ठीक है, मैं ऑप्शन अच्छा ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी कब से स्टार्ट होगा। अच्छा पॉलिटी करंट अफेयर रिलेटेड टू, किसी बच्चे ने बिमस्टेक का फॉर्मेशन क्यों। अरे मेरे बच्चों, लुक ईस्ट कारण आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, एक ही क्लास का है, दोनों क्लास का है। ठीक है बच्चों, फिर कल भी आप क्लास रहेगी, ठीक है सर। अच्छा किसी बच्चे को ने सुना कि हेडेक हो जाएगा, निरंकुश नहीं होगा। अरे मेरे बच्चों, नीलेश पूरी दुनिया में है यार, निरंकुश नहीं होगा। यही डर हमें कमजोर बना देगा, चाइना फिर आएगा पीट के निकल देगा, और यही लोकतंत्र चलाते रहोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा।